नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 18वां दिन है और दोनों देशों के बीच 2 हफ्ते से जंग जारी है और यूक्रेन युद्ध में रूस ने अब अपनी रणनीति बदल ली है और रूस ने अब अलग अलग इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले भी शुरू कर दिए और वहीं कीव समेत कई शहरों पर घेरा और कस लिया है। और वहीं इस बीच रूस के 2 हेलीकॉप्टरों को यूक्रेन ने ढेर भी कर दिया, लेकिन रूस की मिसाइल पावर के आगे यूक्रेन बेदम है और 18 दिनों में 800 से ज्यादा मिसाइलों से यूक्रेन ने वार किया है। और वहीं वजह है कि अमेरिका अब यूक्रेन को आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम देने पर विचार कर रहा है, लेकिन डर है कि तब तक देर ना हो जाए और रूस ने यूक्रेन का चौथा सबसे बड़ा शहर निप्रो शहर जो मध्य यूक्रेन में है पूरी तरह तबाह कर दिया। और यहां भी रूस ने मिसाइलों से वार किया और वहीं दक्षिणी यूक्रेन का माइकोलिव इलाका में एक के बाद एक धमाके हो रहे और रूस उस सेना की जो रूसी सेना है हर उस इलाके पर वार कर रही है जहां तक उसकी सेना पहुंच पाई है। और ऐसा ही शहर है ओडेसा जहां नागरिकों को रूसी सेना के आने का खतरा है और इसके लिए पहले ही तैयारियां शुरू कर ली गई हैं, लेकिन यहां भी रूसी हमले के निशान शहर भर पर मिल रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन को 1500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता देने की तैयारी करें ताकि यूक्रेन ज्यादा आधुनिक हथियार खरीद सके और शरणार्थियों की मदद कर सके। लेकिन ये साफ हो गया है कि यूक्रेन में ना तो यूरोप के देशों की सेना उतरेगी और ना ही नाटो देशों की, यानी यूक्रेन को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। और वहीं रूस के लिए युद्ध आसान नहीं रहा। 18 दिन में रूस बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाया और वहीं आर्थिक प्रतिबंधों से रूस को करीब 2,25,000 करोड़ के नुकसान का अंदाजा ब्लूमबर्ग ने लगाया और ये नुकसान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और वहीं यूक्रेन अब भी डटा है कि वो बातचीत को तैयार है लेकिन समर्पण को तैयार नहीं है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि विराम होने पर वो इजरायल में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार है और इसके लिए उन्होंने इजरायल से मध्यस्थता की पेशकश भी की। हालांकि इस पर अभी पुतिन का जवाब नहीं आया और ऐसे में आने वाले दिनों में समाधान पर सस्पेंस बना हुआ है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अमेरिका और उसके नाटो और यूरोपीय सहयोगियों के बीच एकता पर प्रकाश डाला और चेतावनी दी कि यूक्रेन में रूस का सैन्य अभियान सभी लोकतंत्रों के लिए खतरा है। और वहीं CNN के अनुसार हैरिस ने कहा कि रूस के आक्रमण से न केवल यूक्रेन के लोकतंत्र को खतरा है, ये पूरे यूरोप में लोकतंत्र और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। और वो शनिवार को वॉशिंगटन के डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की शीतकालीन बैठक में बोल रहे थे। और वहीं पोलैंड और रोमानिया की अपनी हालिया यात्रा के बारे में बोलते हुए हैरिस ने कहा कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत इसकी एकता है। और हैरिस ने आगे कहा कि अमेरिका नाटो गठबंधन के बचाव में यूक्रेन की जनता के साथ मजबूती से खड़ा है। और वहीं आपको बता दें कि 10 मार्च को अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने यूक्रेन में प्रभावित नागरिकों की सहायता के लिए नई मानवीय मदद के रूप में लगभग 53 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की थी। और इसके अलावा अब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन को अतिरिक्त हथियारों और उपकरणों के लिए 200 मिलियन डॉलर तक देने की मंजूरी दे दी है और उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी। और वहीं एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि 1 साल से भी कम समय में इस अभूतपूर्व चौथी मंजूरी से जनवरी 2021 से यूक्रेन को प्रदान की गई अमेरिकी सुरक्षा सहायता करीब 1.2 बिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगी। हालांकि अमेरिका सीधे तौर पर रूस के खिलाफ युद्ध करने से बचता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और रोमानिया जैसे देशों में रूस से सटी सीमा पर अपने 12,000 सैनिक तो भेजे, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि वो यूक्रेन में तीसरा विश्व युद्ध नहीं लड़ने जा रहे। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से सैकड़ों नागरिकों की मौत हो चुकी है और वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय से बताया गया कि 579 नागरिक मारे जा चुके हैं। और वहीं UNHCR ने कहा है कि युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन में कम से कम 579 नागरिक मारे गए और 1000 से अधिक लोग घायल हो गए। और वहीं UNHCR ने शनिवार को कहा कि मारे गए लोगों में 42 बच्चे भी शामिल हैं। और वहीं
उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले जिनेवा स्थित कार्यालय ने 564 नागरिकों की मौत होने और 982 लोगों की घायल होने का आंकड़ा भी दर्ज किया था और इसने कहा कि ज्यादातर नागरिक विस्फोटक हथियारों के इस्तेमाल के चलते हताहत हुए। वहीं संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों ने कहा कि उनका मानना है कि हताहतों की वास्तविक संख्या अधिक हो सकती है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि रूसी आक्रमण की शुरुआत के बाद से लड़ाई में लगभग 1300 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। और वहीं जेलेंस्की ने आगे संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगर रूस को यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा जमाना है तो उसे रिहायशी क्षेत्रों समेत अन्य जगहों पर लगातार बमबारी करनी और नागरिकों को हत्या करनी पड़ेगी। वहीं जेलेंस्की ने कहा कि अगर यही उनका लक्ष्य है तो उन्हें आने दे और राष्ट्रपति ने कहा कि अगर वो रिहायशी क्षेत्रों समेत चुनिंदा जगहों पर बमबारी करनी जारी रखते हैं तो पूरे क्षेत्र की ऐतिहासिक समृद्धि को मिटा देते हैं तो वो कीव में दाखिल हो सकते हैं। और इससे पहले अमेरिकी ने कहा था कि रूस ने यूक्रेन पर अब तक करीब 810 मिसाइलें दागी और वहीं रूसी विमानों और तोपों ने यूक्रेन के पश्चिम में जहां हवाई पट्टियों को निशाना बनाया वहीं पूर्व में एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र पर बम और गोले बरसाए गए और उसके टैंक और तोपों ने पहले से ही नियंत्रण में आ चुके शहरों में हमले जारी रखे जिससे लोग वहां जान गंवाने वाले लोगों को दफना नहीं पाए। और वहीं अमेरिका के रक्षा अधिकारियों ने रूस के हवाई अभियान को लेकर एक आकलन साझा किया और उन्होंने कहा कि रूसी पायलट हमले के लिए दिन भर में औसतन 200 उड़ान भर रहे हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे को आए 2 दिन बीत चुके लेकिन अब तक नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान नहीं हुआ और इस बीच देश की नजरें योगी आदित्यनाथ पर टिकी हुई जो आज दिल्ली आ रहे हैं और अपने दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी के साथ बैठक में सरकार की रूपरेखा तैयार करेंगे। और वहीं सूत्रों के मुताबिक पार्टी यूपी में इस बार 4 उप मुख्यमंत्री बना सकती है और वहीं राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बावजूद अब तक यूपी में नई सरकार के गठन का ऐलान नहीं हुआ है। और वहीं सूत्र बता रहे हैं कि योगी का शपथ ग्रहण होली के 2 दिन बाद यानी 20 मार्च को हो सकता है और साल 2017 में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद योगी ने 19 मार्च के दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी लेकिन इस बार क्योंकि 17 और 18 मार्च को होली है और 19 मार्च को एमएलसी नामांकन की आखिरी तारीख इसलिए योगी के 20 मार्च को शपथ लेने की अटकलें हैं। और इस बीच नई सरकार की रूपरेखा तैयार करने के लिए लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। और वहीं बीती रात लखनऊ में सीएम आवास पर बड़ी बैठक हुई जिसमें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी संगठन सुनील बंसल मौजूद थे। और इस बैठक के बाद योगी आज केंद्रीय नेतृत्व से मिलने दिल्ली आ रहे हैं और इसके बाद योगी नई सरकार की रूपरेखा को लेकर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष और पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। और वहीं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल को भी इस बैठक में शामिल होने के लिए आज दिल्ली बुलाया गया और आज की मैराथन बैठक में शपथ ग्रहण की तारीख से लेकर मंत्रिमंडल पर फैसला होने की उम्मीद है। और वहीं अब खबर पंजाब से है जहां पर पंजाब में बम्पर बहुमत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है और इसी माहौल में आज अमृतसर में आम आदमी पार्टी का विजय जुलूस निकलेगा जिसमें खुद पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के भावी मुख्यमंत्री भगवत मान शामिल होंगे। और इतना ही नहीं, पार्टी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी पद यात्रा निकाल रही और पार्टी अब हिमाचल में चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रही और दिल्ली से लेकर शिमला तक आम आदमी पार्टी का जो जोश हाई दिख रहा है इसके पीछे का आधार पंजाब में प्राप्त हुआ प्रचंड बहुमत है और आज उसी बहुमत के लिए जनता को धन्यवाद कहने खुद पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अमृतसर पहुंच रहे हैं और अमृतसर में पंजाब के भावी मुख्यमंत्री भगवत मान के साथ केजरीवाल का विजय जुलूस निकलेगा। और वहीं भगवत मान 16 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे और दोपहर 1:30 बजे से अमृतसर में अरविंद केजरीवाल और भगवत मान का रोड शो शुरू होगा और पूरे शहर में घूमेगा और कल ही भगवत मान चंडीगढ़ में राजभवन पहुंचकर राज्यपाल बनवारी लाल से मुलाकात करके राज्य में नई सरकार के गठन का दावा पेश कर दिया है।
और 16 मार्च को करीब 12:30 बजे शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव कटकर कला में मुख्यमंत्री पद का शपथ कार्यक्रम होगा। हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का रिजल्ट भी आ चुका है और कांग्रेस इस बार चुनाव में बड़ी उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन जब नतीजे आए तो पंजाब भी हाथ से निकल गया। और वहीं अब हर बार की तरह हर हार पर मंथन के लिए बड़ी बैठक होने जा रही है, लेकिन सवाल है कि इस मंथन से अमृत निकलेगा कब। और वहीं दरअसल यूपी में कुल 403 सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन कांग्रेस को यहां केवल 2 सीटें ही मिल पाई। और वहीं बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में कुल 70 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ मात्र 19 सीटें ही मिली। और वहीं पंजाब में कुल सीट 117 है, लेकिन यहां पर कांग्रेस को सिर्फ 18 सीटें मिली। और वहीं गोवा में कुल सीट 40 है, लेकिन कांग्रेस को यहां पर सिर्फ 11 सीटें मिली। और वहीं बात की जाए मणिपुर की, तो मणिपुर में कुल 60 सीटें होने के बावजूद कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें ही मिली। और वहीं लाजमी है कि इन सीटों को देखते हुए पार्टी में सिर फुटअव्वल तो होना ही था और वो शुरू हो चुका है। और इस मामले पर सबसे पहले शशि थरूर ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जो भी कांग्रेस पर भरोसा रखते हैं उन्हें चुनावी नतीजों से दुख होता है और ये भारत के उस विचार को मजबूत करने का समय है जिसके लिए कांग्रेस खड़ी है और देश को सकारात्मक एजेंडा देती है। और यह हमारे संगठनात्मक नेतृत्व को इस तरह सुधारने का समय जो इन विचारों में फिर से जान भर दे और लोगों को प्रेरित करे। और एक बात साफ है, सफल होने के लिए परिवर्तन अनिवार्य है। और शशि थरूर के इस ट्वीट के बाद दिल्ली में गुलाम नबी आजाद के घर उन कांग्रेस नेताओं की बैठक भी हुई जो लंबे वक्त से पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे हैं और उन्हें जिन्हें G23 के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के राजनीति में बीजेपी ने इस बार दोबारा सत्ता में न लौटने का पुराना रिकॉर्ड तो तोड़ दिया, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हार के बाद राज्य में मुख्यमंत्री के चुनाव हारने का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। लिहाजा एक साल में चौथी बार बीजेपी के सामने मुख्यमंत्री चुनने की चुनौती आन पड़ी और सीएम बनने की चाहत में कई नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है और नए मुख्यमंत्री की रेस में चेहरे और दावेदार तो तमाम है, लेकिन खबरों में अब भी पुष्कर सिंह धामी ही बने हुए और केंद्र के कुछ बड़े नेता चुनाव हार चुके और वहीं पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में खड़े हैं जो उन्हें दोबारा चुनाव लड़ाकर मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन कर रहे हैं। तो इस बीच खुद धामी भी इशारों में अपनी दावेदारी पेश कर रहे और ये बताते हुए कि वो चुनाव क्यों हार गए। और पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं अपनी सीट पर अपने क्षेत्र में कम जा पाया और कम समय दे पाया और मुझे सरकार लाने की जिम्मेदारी दी गई थी और मैंने कभी किसी पद की मांग नहीं की। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी उसे मैंने पूरा करके दिखा दिया। और वहीं धामी की दावेदारी इसलिए भी दोबारा चर्चा में है क्योंकि कई विधायक खुलकर धामी को अपना समर्थन जता रहे और उनको दोबारा चुनाव लड़ाने के लिए अपनी सीट तक छोड़ने को तैयार हैं। और उन्हीं में से एक रुड़की से चुनाव जीतने वाले प्रदीप बत्रा हैं और प्रदीप बत्रा ने कहा कि अगर राष्ट्रीय नेतृत्व पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो वो उनके चुनाव लड़ने के लिए अपनी रुड़की सीट छोड़ने को तैयार हैं और रुड़की विधानसभा से धामी को 20,000 से अधिक वोट जीत हासिल कराएंगे। और उत्तराखंड में खुद बीजेपी के नेता बता रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी के लिए कुल 6 विधायक अब तक अपनी सीट छोड़ने की पेशकश कर चुके हैं और निश्चित ही सीएम बनाने के लिए ये समर्थन धामी को सुकून देने वाला है, लेकिन आखिरी फैसला तो केंद्रीय आलाकमान ही करने वाला है। और एक कार्यालय में 3 मुख्यमंत्री बदल चुकी बीजेपी इस बार कोई ऐसा चेहरा देना चाह रही है जो 5 साल तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करे और 2024 में राज्य की सभी 5 लोकसभा सीटों पर जीत दिलाने का टारगेट भी पूरा करा सके। और वहीं मध्य प्रदेश के आम बजट में सब कुछ हरा हरा ही नहीं, बहुत कुछ ग्रे भी रहा है और हम आपके सामने इस ग्रे पार्ट का खुलासा करने जा रहे हैं। और वहीं बजट में कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो जिंदा तो रहती है लेकिन उसमें काम की नहीं होती और इनके लिए बजट में सिर्फ टोकन राशि दी जाती है। और राज्य की अनेक सिंचाई परियोजना, सड़कों, पुलकों के साथ विधायकों और सांसदों की कई डिमांड की योजनाओं पर इस बार के बजट में सिर्फ टोकन राशि दी गई है। और शिवराज सरकार के साल 2022 से 23 के बजट को गौर से देखें तो पता चलता है कि गांव की 709 सड़कों और 88 पुलों के निर्माण के लिए प्रतीक के तौर पर सिर्फ 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया और यही स्थिति 31 सड़कों की मरम्मत, 111 मुख्य जिला मार्गों के अपग्रेडेशन और 14 विश्राम भवनों और विश्राम गृह और केंद्रीय सड़क निधि से बनने वाली 20 सड़कों की भी है।
और जल संसाधन विभाग के 88 सिंचाई प्रोजेक्ट भी ऐसे हैं जिनका काम इस साल शुरू नहीं हो पाएगा और सभी विभागों में अधिकारी कर्मचारियों को अच्छा काम करने पर मिलने वाला मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार इस साल नहीं दिया जाएगा और इस मद में भी टोकन के तौर पर 1,000 रुपए ही रखे गए और सरकार ने इस साल 40,916 करोड़ रुपए का कृषि बजट पेश किया और ये पिछले साल से 15% ज्यादा है और ये 2021 से 22 में ये 35,353 करोड़ था और कांग्रेस सरकार की कर्ज माफी योजना और पिछली शिवराज सरकार द्वारा लाई गई भवांतर योजनाओं को बंद नहीं किया गया। इसके लिए इन योजनाओं में कुछ राशि का प्रावधान है और वहीं फसल बीमा योजना के लिए वित्त वर्ष 2022 से 23 में 45 करोड़ रुपए का ही प्रावधान किया गया है।